दर्शकों, जो टेक्नोलॉजीज़ कल हमारा फ्यूचर लगती थी, आज वो हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि 2026 में ऐसी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उभरने वाली हैं, और ऐसी कौन कौन सी इनोवेशन है जो कि हमारी सोच और हमारे काम करने के तरीकों को और ज़्यादा बेहतर बनाएगी। बिल्कुल अतिका जी, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम बात कर रहे हैं 2026 की उभरती हुई उन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान देवव्रत घोष जी, जो कि एडिटर हैं साइंस इंडिया में। सर, स्वागत है आपका जीडी मॉर्निंग शो में। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। तो सर, 2026 की बात करें तो 2026 में भारत और दुनिया के लिए कौन सी नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करने वाली हैं? जी, जैसे आपने कहा कि 2026 में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ जो अहम भूमिका निभाएगी देश में और विश्व में जी। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है वो टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी और देश को मजबूत बनाएगी। ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो विश्व स्तर पर भी और भारत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम आ जाते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये उभर रहा है और अहम भूमिका निभाएगी जी। इसके बाद तीसरे में हम आते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें भारत लीडर है विश्व में। हाँ जी। उसके बाद हम आएंगे बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का प्रभाव क्या है, क्या रिसर्च, क्या नवाचार हुए हैं, जिसका प्रभाव ज़बरदस्त तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और मेडिकल सेक्टर में पड़ रहा है। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डीप ओशन मिशन, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत का, और जिसमें जो स्पेस में हमने किया है, अब वो ओशन में, समुद्र में हम करने जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं जिस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे जब बात हो रही है एआई की, तो आजकल ना एआई की बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो अगर हम भारत में बात करें तो हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्रशासन है, तो इन सेक्टर्स में कैसे मदद करेगा और 2026 में एआई में क्या नया होगा? देखिए, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इसे हम न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस कैटेगरी में रखते हैं जी। और आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, पर इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 1900 से 1950 इस बीच इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब वैज्ञानिक और लोगों को लगने लगा, जो फिल्म बनाते उन्हें लगने लगा कि क्या मशीन मानव की तरह सोच सकता है या नहीं, ये सोच था। और ये धीरे धीरे आते आते 1950 तक ये क्रिस्टलाइज होता है, और आज हम देखते हैं कि एआई जो है एक बड़े पैमाने में, बड़े रूप में उभर कर आ गया है। जी जी। पर एआई के जब हम आम बात करते हैं तो बात होती है कि चैट जीपीटी की। एआई से चैट जीपीटी, लोग सोचते हैं कि यही है सिर्फ चैट जीपीटी, जिसमें आप, अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं किसी का, तो हम उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, उससे 10 सवाल निकालते हैं, हम समझे ना समझे सामने वाले को हम फेंक देते हैं कि ये लीजिए सवाल है, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। मैंने भी देखा है कि लेख, किसी से हम जब लेख मांगते हैं, कई समय ऐसा हुआ है कि लोग चैट जीपीटी में डाल के लेख बना के दे देते हैं, जो कि ओरिजिनल नहीं हो। तो ओरिजिनल लेख होना ज़रूरी है। तो चैट जीपीटी गूगल सर्च का एक एलिवेटेड फॉर्म है, ऐसा नहीं है। इसका ज़बरदस्त रोल है, बहुत बड़ा, जिसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल है। तो जैसे आपने कहा कि एरियाज में, तो सबसे पहले एआई में हम अगर आते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में हम सब जानते हैं, विश्व जानता है। ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस है, सफलता है, उसके पीछे एआई का है रोल, बहुत बड़ा रहा है। उसने, भारत ने इंडिजीनियस टूल्स तैयार किए थे, एआई बेस्ड टूल्स जिसको कहते हैं, और उसका इस्तेमाल किया गया आपके युद्ध के समय जब ऑपरेशंस हुए, और सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए। एआई से परफेक्ट लोकेशंस, परफेक्ट किस तरह से ऑपरेशंस किए जाएंगे, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उसकी सफलता के पीछे, क्योंकि भारत आज वो एआई टूल्स बनाने में सफल हो चुका है इंडिजीनियसली। सेकंड, हम आते हैं मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य में और फार्मास्यूटिकल में। तो एआई में एक है कि एआई के ज़रिए, मशीन लर्निंग के ज़रिए हम जो बीमारियां हैं उसके सही प्रेडिक्शंस, डायग्नोसिस और प्रेडिक्शंस और परफेक्ट एक्यूरेट कर पाएंगे, कर पा भी रहे हैं, कर पाएंगे भी। उसके अलावा आपका
डिजिटल कैटलॉग बन रहा है कि इतने सालों से बहुत सारे रिसर्च हुए, लाखों रिसर्च हुए, उनको एआई कंपाइल करके एनालिसिस करके कैटलॉग तैयार कर रहा है। जी। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में टारगेटेड मेडिसिन की बात हो रही है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में है कि किस तरह से परफेक्ट कहाँ पर किसको बीमारी जो है उसमें एग्जैक्ट किस तरह से वो हिट करे, टारगेट करके मेडिसिन हो। और ये ना हो कि जैसे टारगेट डिलीवरी में दूसरी बात भी ये आती है कि हम अगर हमें बुखार है, सामने वाले को बुखार है और सर दर्द है, तो हम एक पैरासीटामोल टैबलेट दे देते हैं यूजुअली, एक कॉमन, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अब ये ऐसा नहीं होगा, अब पर्सनलाइज्ड आपका टेलर मेड मेडिसिन होगा आपके लिए, क्योंकि आपके डेटा रहेगा, उस पर रिसर्च होगा, एंड दिस इज द वे दे आर गोइंग टू डू। कृषि के क्षेत्र में भी वैसा ही है, जहां पर आपका कृषि के क्षेत्र में प्रेडिक्शंस बहुत सही होंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको परफेक्ट तरीके से एआई का यूज़ करके सटीक प्रेडिक्शंस कर पा रहा है। सॉइल पर कैसा मॉइस्चर है, क्या है, ये हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत ज़्यादा हम चीज़ें देख रहे हैं कि एडवांस होती जा रही है। तो ऐसे में एक टेक्निकल वर्ड है जो बहुत ज़्यादा सुनने में आजकल मिल रहा है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आम भाषा में इसे समझाइए कि ये है क्या, और भारत इसके लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। देखिए, क्वांटम के उसके पीछे थोड़ा सा मैं इतिहास में जाऊंगा। क्वांटम की शुरुआत अभी पिछले वर्ष ही 2025 को हमने 100 वर्ष, सेंचुरी ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हमें उसे मनाया, क्योंकि ये 100 वर्ष पूरे किए। इसकी शुरुआत जून 1925 में एक प्रकार से हुआ, जब जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग जो थे, 23 साल की उम्र में उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया था, और जब वो पब्लिश किए चीज़ों को, तो वो फिर क्वांटम फिजिक्स के रूप में उभर कर आया। एक नया आयाम था वो, क्लासिकल फिजिक्स के लिए एक चैलेंज था, एक बहुत सारे बदलाव आए उसमें। और फिर ओवर द ईयर्स, ये सेंचुरी में आके, उसके बाद इस दरमियान हाइजेनबर्ग के बाद मैक्स बॉर्न आए, उसके बाद जॉर्डन आए, उसके बाद हमारे सत्येंद्र नाथ बोस आए भारत से। ये सारे लोगों का जो रिसर्च रहा उसका नतीजा है। तो क्वांटम साइंस कंप्यूटिंग की जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है क्लासिकल कंप्यूटर से जो आज हम करते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स जो होता है उसमें बाइनरी से यूज़ होता है, 0-1 बिट से, और क्वांटम जो है उसकी भाषा एकदम अलग होती है, वो क्यूबिट से होता है। मल्टीपल लेवल पर वो काम करती है एक ही समय पर, हाई स्पीड, जैसे बुलेट ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन की जो डिफरेंस है, वो हाई स्पीड, हाई एक्यूरेसी, हाई सिस्टम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे क्वांटम कंप्यूटर्स करती है। तो आज भारत में, अभी भारत की जो स्थिति आपने पूछा, तो भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने 7 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर चुका है। और वहीं पर एक प्राइवेट स्टार्टअप है बेंगलुरु में, उसने इंडस के नाम से 25 क्यूबिट का बनाया है। तो अब ये है कि भारत का जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत गोल अल्टीमेट है कि भारत को 2031 तक सुप्रीमेसी लाना है, क्वांटम सुप्रीमेसी, वर्चस्व होगा भारत का, और उसमें 1000 क्यूबिट तक जाएंगे हम। तो पहले फेज में कुछ सालों में हम आएंगे, इसका आपका आ जाएगा 128, 64, 128 क्यूबिट तक हम आ जाएंगे, और उसके बाद वो 1000 तक का गोल है। सर, तो यहाँ सवाल ये है कि अगर हम आम आदमी की बात करें तो ऊर्जा जो उनकी ज़रूरतें हैं, देश की जो तरक्की है, दोनों के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के दौर में अगर हम बात करें तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में कहाँ खड़ा नजर आता है? देखिए, सबसे पहले भारत का जो गोल है, टारगेट है, वो कार्बन एमिशन को कम करना है और साथ ही क्लीन एनर्जी करना है। और इसके लिए सरकार ने फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल को भी कम करना है। इसके लिए हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो है, जिसमें आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, इन चीज़ों पर, बायोमास से बनने वाला। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम आते हैं इथेनॉल में, जिसमें बैम्बू से, गन्ना तो था, अब बैम्बू से मास प्रोडक्शन होगा, बैम्बू से आप इथेनॉल बनाएंगे जिसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। और पेट्रोल में अभी 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, वो 20 होगा, ग्रेजुअली ज़्यादा उसकी मात्रा होगी। पॉल्यूशन कम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी।
अच्छा। तो दिस इज द सिनेरियो फॉर एनर्जी इन इंडिया। बिल्कुल। तो सर इसके अलावा अगर विज्ञान और शोध की बात करें तो उसमें उनके क्षेत्र में और कौन-कौन से ऐसे वैज्ञानिकों ने और नीति निर्माताओं ने, दोनों ने ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो अपना ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं? देखिए इसमें बहुत सारी है। एक तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में एक इन विवो कार्ट टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभर कर आया है, और बहुत उसका ये कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर अच्छा। थेरेपी एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए यूज़ होगा, जिसमें क्या कहते हैं इंजेक्ट किया जाएगा लिपिड नैनो पार्टिकल्स को ब्लड स्ट्रीम में। जब उसे हम डालते हैं तो उसमें ये टारगेटेड रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसमें कि जाके जो कैंसर के सेल्स हैं, टी सेल्स, उसे ख़त्म करना है। सिर्फ उसी सेल को ख़त्म करेगा, अगल बगल के अच्छे सेल्स जो हैं उसको ख़त्म नहीं करेगा, बचा के। दूसरे इसमें हम आते हैं आपका स्मार्ट मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल्स ऐसे हैं जो हम कपड़े पहने, आज हम कोट पहन के यहाँ बैठे क्योंकि ठंड बहुत है, जब गर्मी होगी आप एसी चला देंगे। वो स्मार्ट जो मटेरियल्स है उससे जो फैब्रिक बन रहा है आने वाले समय में, वो रहेगा कि उसमें आप वो पहनेंगे तो गर्मी में ठंड रहेगा, ठंड में गर्मी रहेगी। इस तरह के चीज़ें होंगी। उसके अलावा आपका डीप ओशन मिशन है, जिसमें आप 6000 मीटर समुंदर के नीचे समुद्रयान जो बनाया गया मत्स्य 6000, उसके ज़रिए नीचे जाकर आप उसमें रिसर्च होगा, क्या मटेरियल्स हैं, मिनरल्स क्या मिलेंगे, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, ये सारे जो बायो इकोनॉमी, ये सॉरी आपका ओशन ब्लू इकोनॉमी, जो ब्लू इकोनॉमी हम कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी को बनाएगा, सुदृढ़ करेगा। दैट इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सर, तो यहाँ एक सवाल ये भी है कि हम 2025 की बात करें, विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की जो वैश्विक जो रैंकिंग थी वो 38 रही, तो किस तरीके से हमारे देश के लिए ज़रूरी है और इससे भारत को भविष्य में क्या फ़ायदा होगा? देखिए 139 इकोनॉमीज में, अर्थव्यवस्था में 38 रैंकिंग बहुत अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि ये बताता है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमने जो रिसर्च किया, नवाचार हुए, जो साइंस पर काम हुए विज्ञान के क्षेत्रों में, ये उसका नतीजा है। अब यहाँ पर अब ज़रूरी है इन चीज़ों की कि हमें और रिसर्च होना है, और जिसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट RDI फंड भी आया है, ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो फंड है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन्होंने 2015 इंडियन नेशनल कांग्रेस में कहा था, यह आह्वान दिया था उन्होंने कि भारत को अपना जो वैज्ञानिक विरासत है, साइंटिफिक हेरिटेज, उसे पुनरुद्धार करना होगा। वी हैव टू रिस्टोर दैट। और वही चीज़ हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, वो हर मंच में उन्होंने कई बार उन्होंने कहा है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है भारत की अर्थव्यवस्था को आकाश तक ले जाएगी, छुएगी। और दूसरी बात है कि India is not going to be a follower anymore. It is not going to follow anyone. Other nations will follow it. India becomes other nations to follow it. ये उनका हर मंच में उन्होंने कहा है। तो आज यही रिसर्च, यही इनोवेशंस भारत को आगे ले जाएगी। बिल्कुल। तो सर आज हम देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ का सबसे ज़्यादा जो भी असर है वो हमारे हेल्थ सेक्टर पर पड़ रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजीज़ में जो रिसर्च हो रही है उनका जो असर है, उसके असर जो हमारे ऊपर पड़ रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैंने जैसे आपसे कहा अभी इन विवो टेक्नोलॉजी की बात कही, कार्ट टेक्नोलॉजी है, तो जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। कैंसर के लिए उसे यूज़ किया जाता है। पहले जो कार्ट टेक्नोलॉजी था उसमें ब्लड को निकाल लिया जाता था, फिर उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू लैब में उसको करके फिर उसे इन्फ्यूज़ किया जाता था, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉस्टली होता है, रिस्क भी थोड़ा रहता है। इसमें आप मैंने जैसे बताया कि ये डायरेक्ट आपको इंजेक्ट किया जाएगा, ये नया इन विवो, दैट इज़ द थिंग। सेकेंड, ड्रग डिलीवरी में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होगा। मान लीजिए बोन का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है किसी को, या बोन का आर्थराइटिस है, बोन के लिए उसे कैल्शियम देना पड़ रहा है। अब बहुत कैल्शियम इंटेक होता है, आपके किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है, कोई मेडिसिन होता है लिवर या पैंक्रियास को इफेक्ट करता है। तो ये होगा कि जो ऑर्गन के लिए होगा सिर्फ वहीं तक सीमित होगा, वहीं डिलीवरी होगा, बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं, इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ये रहेगा। दिस इज द मेन ए ऑफ द हेल्थ सेक्टर। ओके,
तो आज हम बात कर रहे थे ऐसी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं 2026 में उभर के हमारे सामने आने वाली है, और इस पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे देबोप्रद घोष जी, एडिटर साइंस इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू।